Today I will start chapter matrices and determinants. So first of all, we have to understand matrices. Actually, matrices is plural form of matrix. देखेंगे आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है, तो पहले डिटर्मिनेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं, पहले मैट्रिक्स भी कर सकते हैं, बट बुक में जनरली पहले मैट्रिक्स मिलता है. देयरफॉर जस्ट वी लर्न अबाउट मैट्रिसेस फर्स्ट. तो मैट्रिक्स है क्या? तो इसमें है क्या कि इन स्टार्ट देयर आर सम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. उसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने का गुंजाइश नहीं है. कुछ खास तरह का मैट्रिक्स है तो खास नाम कहते हैं उसका, उसे हमें मेमोराइज करना है, दिमाग में बिठाना है, और फिर कुछ ऑपरेशन है मैट्रिसेस का, उसमें फिर समझने जैसी बात होगी. तो अभी मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि मैट्रिक्स हम लोग क्या कहते हैं. तो ये इफ इन वन सेंटेंस वी वुड लाइक टू टेल व्हाट इज मैट्रिक्स, तो दिस इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर एरे. रेक्टेंगुलर एरे having m rows and m columns is called a matrix of type. समटाइम ये ऑर्डर भी कहा जाता है. मैट्रिक्स का टाइप या ऑर्डर. ऑर्डर क्या कहते हैं? तो लिखते हैं m क्रॉस m और पढ़ते हैं इसे m बाई n. एक्चुअली ये साइज देता है मैट्रिक्स का, और कोई साइज को हम लोग कहते हैं ना, कोई कपड़ा है कुछ भी इस तरह का, वो 8x6 है. बेडशीट जैसे हम परचेज करते हैं तो क्या साइज है? 8x6. मीन्स लिखा ऐसे रहता है 8x6, ऐसे 8x6. तो ये सिंबल हुआ, ये मैट्रिक्स का साइज डिसाइड करता है. अब रो क्या होता है? तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग अगर कोई चीज है तो वो कहते हैं रो वाइज, और वर्टिकल ऐसे होता है तो कॉलम वाइज. और एरे क्या होता है? तो ये हिंदी अगर कहें जिसका व्यू रचना होता है, सजावट कर सकते हैं. एरे इज क्या? तो व्यू रचना. कोई चीज में एक स्ट्रेटजिकल बात करते हैं ना, कुछ स्ट्रेटजी के तहत करते हैं, व्यू रचना पूछते हैं, तो वो होता है. हिंदी में से आप व्यू बोलते भी हैं मैट्रिक्स को. जनरली मैट्रिक्स को हम कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से लिखते हैं, और जैसे मान लीजिए कि हम एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सजावट लिखते हैं 1 0 3 2 5 -2. इसमें 2 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल. ये हो गया हैविंग 2 रोज एंड हैविंग 3 कॉलम्स. और मैट्रिक्स का जो एरे है इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से जनरली क्या करते हैं? इनक्लोज कर देते हैं. ऐसे स्मॉल ब्रैकेट से भी इसको किया जाता है. समटाइम आपको ये मिलेगा, बहुत सारी बुक में आपको ये स्मॉल ब्रैकेट ही मिलेगा, तो हम अक्सर इसी का यूज करेंगे. लेकिन अगर ऐसे ही मिलता है तो हम इसको यही समझेंगे, जो ये है वो ये है. और अक्सर इसके टाइप को हम लोग यहां पर लिख देते हैं 2/3, और यहां भी 2/3. सही है ना? मतलब फर्स्ट प्लेस पर ये जो है ये रो को डिनोट कर रहा है. मतलब दिस मैट्रिक्स हैव 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. सेकंड प्लेस फॉर कॉलम्स और फर्स्ट प्लेस फॉर रोज. आप समझ सकते हैं इसमें अगर हम सेकंड रो नहीं लिखते तो ये 1/3 होता है, 1 रो एंड 3 कॉलम्स. कोई मैट्रिक्स में कम से कम एक रो एक कॉलम तो रहेगा ही. जैसे सेट में हम पढ़ते हैं एम्पटी सेट होता है, वैसे मैट्रिक्स में एम्पटी मैट्रिक्स नहीं होता है. कम से कम 1/1 टाइप का तो होगा ही, एक रो एक कॉलम, यानी सिंगल एलिमेंट रहेगा उसमें. ठीक है, ये मैट्रिक्स होता है. अगर हम जनरल बात करें तो जनरल जो एक कन्वेंशन है, इसे समझना है इस लैंग्वेज को. इन जनरल a matrix of type m by n is denoted as A equals मैट्रिक्स का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट
और ए आई जे, यहां पर चाहे तो टाइप लिख भी दे सकते हैं, वेयर आई इक्वल्स 1 2 3 to m एंड j इक्वल्स 1 2 3 डॉट डॉट m। यानी रो जिसमें m है, ये जो फर्स्ट प्लेस है, ये कौन सा रो में ये एलिमेंट है वो शो करेगा। इसे हम लोग ऐसे समझें, ए आई जे इस मैट्रिक्स में क्या है, तो ए आई जे इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए corresponding to ith row and jth कॉलम। इसे शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी कहते हैं, इतना लंबा नहीं कहते कि ए आई जे क्या है। व्हाट इज ए आई जे? ए आई जे इज एलिमेंट corresponding to ith row and jth कॉलम। In short, the same thing is expressed as aij equals I, j th, I j th स्मॉल ब्रैकेट में I j लिखते हैं, और ये I j th एलिमेंट ऑफ A हो गया। तो ये शॉर्ट में डिनोशन हुआ। हम चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट भी कर सकते हैं, ये तो शुरू में ही हम लोग देख ही लिए या स्टार्ट में ही कि वो दोनों सिंबल होता है इसका। तो ये जस्ट मैट्रिक्स हुआ। क्या है ये? सजावट है, जस्ट रेक्टेंगुलर शेप साइज का। आप समझ सकते हैं रेक्टेंगुलर मींस ये स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर भी रेक्टेंगल है, इसमें सम रोज होगा, सम कॉलम्स होगा। और सजावट कैसे होगा तो आप समझ सकते हैं बात को कि अगर हम 3/2 टाइप का मैट्रिक्स कहते हैं तो सर्टेनली दिस मैट्रिक्स विल हैव 6 एलिमेंट्स। अब सजावट एक 5 यहां मिटा दें, ये भी एक सजावट है, बट ये खाली प्लेस है ना, तो एनी प्लेस इसका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर कुछ ना कुछ होगा तो इस तरह से ये मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे अभी अगर बात करें हम कि कोई मैट्रिक्स है वो 7/9 टाइप का है, इट मींस 7 रोज 9 कॉलम्स, टोटल एलिमेंट उसमें कितना हो जाएगा? तो 63 एलिमेंट्स होगा। अभी अगर बात करें हम कि किसी मैट्रिक्स में अगर 7 एलिमेंट्स है, किसी मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट्स है, मतलब ये टोटल इस तरह से काउंट करते हैं सारे एलिमेंट को तो 7 आता है, तो हम समझ सकते हैं 7 एक प्राइम नंबर है। तो वो मैट्रिक्स कौन टाइप का हो सकता है? तो समझ सकते हैं वो मैट्रिक्स किस टाइप का हो सकता है। 7 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, चूंकि ये प्राइम नंबर है कोई फैक्टर आएगा नहीं, तो 7 का मैट्रिक्स जो होगा वो सिर्फ 1/7 टाइप का हो सकता है या 7/1 टाइप का हो सकता है। क्लियर है ना? मतलब हैविंग 1 रोज एंड 7 कॉलम्स, या फिर 7 रोज एंड 1 कॉलम, मतलब 7 इस तरह से और नहीं तो 7 इस तरह से। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स है, तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स इज पॉसिबल। ए मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स, किस किस तरह का मैट्रिक्स उसमें हो सकता है, किस किस टाइप का, किस किस ऑर्डर का। तो हम 6 को कितना डिफरेंट वे में लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 1 into 6, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, बस और तो कुछ नहीं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 टाइप का मिलेगा, 1/6, अब फिर इसका रिवर्स करेंगे 6/1, और फिर 2/3 एंड 3/2, मतलब टोटल 4 डिफरेंट ऑर्डर्स पॉसिबल है। ये अगर एक परफेक्ट स्क्वायर होता, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में 9 है, तो 9 को हम लिखते 9 into 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 मिलेगा, 9/1 एंड 1/9, और फिर एक लिखते 3/3। अब 3/3 का रिवर्स करेंगे तो कोई नई बात तो मिलेगा नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है 3 का ये, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक टाइप मिलेगा, और 9x1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक टाइप मिलेगा, सॉरी 2 टाइप मिलेगा। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 टाइप। हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है और उसमें अगर मैं बात ये कह रहा हूं, जस्ट जो अभी हमने टाइप सीखा है इसमें क्या सब पॉसिबिलिटी बनती है, कैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो सकता है हमें परेशान करने के लिए। तो अगर कोई मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्क्वायर है, तो ऑल जो नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होगा उसके टाइप का, वो टोटल जो नंबर होगा वो निश्चित रूप से ऑड होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो टोटल डिफरेंट पॉसिबल जो टाइप्स उसका होगा वो नंबर इवन होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 6 था, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब भी फैक्टर करेंगे
तो उसका रिवर्स करेंगे तो एक टाइप को देगा, उसका रिवर्स एक दूसरा टाइप देगा। फिर दूसरा फैक्टर 2 3 लिखेंगे, जाहिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कभी भी सेम सेम तो आएगा नहीं दोनों। तो कहने मतलब ये सब जो बात है ना, जस्ट मैट्रिक्स का टाइप क्या होता है इसको समझने के बाद हम सोच सकते हैं। अब जैसे ये ए आई जे जो शॉर्ट में लिखे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये क्या मैट्रिक्स है। इसे अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ए आई जे कैसे होगा, आई स्टैंड्स फॉर रो, जे स्टैंड्स फॉर कॉलम। जैसे इस ए को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, अभी तो ये जरा सा कॉम्पैक्ट वे में है ना, तो ये मैट्रिक्स को अगर हम फैला के लिखेंगे A इक्वल्स दिस m बाई n, तो ये कैसे होगा समझ सकते हैं। इस प्लेस पर क्या होगा, तो ए आई जे है, जहां आई रो के लिए, जे कॉलम के लिए, तो ये जगह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1। अगर इसके बाद मान लीजिए यहां नहीं यहां लिखना चाहते हैं, ध्यान देंगे, यहां भी नहीं यहां लिखना चाहते हैं, तो ये जगह सेकेंड रो का है और कॉलम क्या हो जाएगा थर्ड, तो यहां पर लिखेंगे A2 3। तो अभी हम जहां तहां नहीं लगातार अगर लिखें, रो फर्स्ट ही रहेगा, कॉलम सेकेंड हो जाएगा, रो फर्स्ट ही रहेगा, कॉलम थर्ड हो जाएगा। कहने का मतलब ये सेम हॉरिजॉन्टल रो में चलेंगे तो इसका फर्स्ट प्लेस यानी नंबर ऑफ रो चेंज नहीं करेगा। अगर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो ही रहेगा। लास्ट में कौन कॉलम होगा, तो देखेंगे जे का वैल्यू लास्ट m तक जाता है, तो ये an हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ही यहां से यहां आएंगे, इसका फर्स्ट प्लेस 1 से क्या हो जाएगा 2, कॉलम फिर एक ही रहेगा, फिर यहां पर 2 ही रहेगा, यहां 2 हो जाएगा, यहां 2 3 पहले लिखा जा चुका है, और इस तरह से डॉट डॉट लास्ट में ये 2 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में फर्स्ट प्लेस चेंज नहीं करेगा क्योंकि रो सेम रहेगा, और सेम वर्टिकल लेवल में जे चेंज नहीं करेगा बिकॉज कॉलम सबका सेम रहेगा। ऐसे चलेंगे तो आई चेंज करेगा, ऐसे चलेंगे तो जे चेंज करेगा, और डायगोनल अगर चलेंगे जाहिर है तब तो साइमल्टेनियसली हम रो भी चेंज कर रहे हैं, कॉलम भी चेंज कर रहे हैं। कहीं से भी अगर हम डायगोनली चलते हैं तो रो कॉलम दोनों चेंज होगा। चलिए इसको पूरा करते हैं। ये A31 A32 A33 डॉट डॉट A3m। अब इस तरह से लास्ट अगर रो आएंगे तो लास्ट रो क्या होगा mth रो, तो AM1 इसके सामने जस्ट एक्सट्रीम बिलो, AM2 इसके एक्सट्रीम बिलो, AM3, ऐसे ही ये होते जाएगा होते जाएगा। लास्टली यहां पर क्या हो जाएगा, तो A mth रो nth कॉलम। इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म में इतना है, और इसको सिम्प्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर ये सब क्या होगा कि ये मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स डिफर करेगा, जो भी है वो होगा। जैसे अभी हम एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज में आपको। राइट ए 2/3 मैट्रिक्स A इक्वल्स AIJ। अब 2/3 यहां कर दिए तो यहां पर अंडरस्टूड है कि I का वैल्यू 1 2 और J का वैल्यू 1 2 3 होगा। Where AIJ इक्वल्स AIJ इक्वल्स I प्लस 2J। मान लीजिए एक रूल भी हमें ये प्रोवाइड किया, किसी प्लेस पर आप लिखेंगे मैट्रिक्स तो एलिमेंट कैसे लिखेंगे, इसका रूल ये समझा दिया। हम समझ सकते हैं कि इस मैट्रिक्स को हम ए कह रहे हैं, तो ए क्या होगा, ये जगह पर कैसे एलिमेंट लिखाएगा, मैट्रिक्स 2/3 टाइप का है, 2 ऐसे और 3 ऐसे। फर्स्ट प्लेस ये 1 1 है, आई जे दोनों का वैल्यू यहाँ 1 होता है, तो आई 1 रखेंगे, जे का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 + 2 हो गया, कितना हो गया 3। अगर यहां रख लें आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, तो 1 + 4 5, आई का वैल्यू 1, आई का वैल्यू यहां 1 ही रहेगा ना इसमें, 1, जे का वैल्यू 3
7 हो गया। यहां आएंगे तो भी 2/3 है, 2 ही रो है, 3 कॉलम है। यहां आएंगे i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 1 ही रहेगा, तो 2 + 2 4 हो गया। यहां पर i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू भी 2, तो 2 + 2 × 2 4, 4 + 2 कितना हो गया 6। यहां पर i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 3, तो 3 × 2 6 + 2 8 हो गया। तो इस तरह से कुछ भी रूल है, हम i + 2j कह रहे हैं, ये -1 की पावर i × i + j हो सकता है, कुछ भी रहेगा इस तरह का। तो हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि व्हाट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स विल बी। ओके, नेक्स्ट में हम कुछ टाइप्स देखेंगे मैट्रिक्स का, जिसमें कि समझाने जैसी बात कुछ खास नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन है। इसके मैं लॉजिकली थोड़ा सा सर्व कर रहा हूं बस। चलिए इसमें कहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें हम कहते हैं लेट a = aij टाइप m/n then a is, चलिए नंबरिंग नहीं करते हैं, स्टार से ऐसे ही इसको पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। इसमें एक स्पेल में आप समझें, हो सकता है कि टेक्स्ट बुक में ये नहीं हो, बट ये टाइप होता है ना, कहीं जरूरत पड़ सकती है कॉम्पिटिशन वगैरह में। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? तो है क्या कि ये जस्ट नेम है, इसको थोड़ा सा जस्टिफाइड वे में दिमाग में बिठाएंगे कि ये क्या है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब आप समझते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है। तो ये भी क्लियर है कि कोई भी मैट्रिक्स लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डायमेंशन हॉरिजॉन्टल का भी होगा, कुछ ना कुछ वर्टिकल का भी होगा। बिकॉज एक भी एलिमेंट है तो हॉरिजॉन्टल एक डायमेंशन हो गया, वर्टिकल भी एक हो गया। अगर 2/3 का है तो समझ सकते हैं बात को, 2/3 है मतलब ऐसे 2 हो जाएगा और ऐसे 3 हो जाएगा। तो यहां पर आप ऐसे दिमाग में बिठाएं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों एक्सप्रेशन किसी मैट्रिक्स का होगा ही, बट यहां पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स कब कहेंगे ये समझने के लिए तो आप सिंपली दिमाग को ये समझाइए कि अगर इसका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन मोर देन वर्टिकल एक्सपेंशन है, इफ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन इज मोर देन वर्टिकल एक्सपेंशन, तो दिस मैट्रिक्स इज हॉरिजॉन्टल, एंड इफ वर्टिकल एक्सपेंशन इज मोर देन इट्स हॉरिजॉन्टल, तो देन दिस इज वर्टिकल। मतलब जैसे भी कहते हैं कोई चीज का डोमिनेट क्या कर रहा है उसमें, अब LIC कॉलोनी कहते हैं तो उसमें LIC के लोग तो रहते ही हैं, बाकी लोग भी रहते हैं, बट ज्यादा क्या है LIC का लोग है। तो ऐसे आप समझें, हॉरिजॉन्टल ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ज्यादा है विस्तार एक्सपेंशन तो वर्टिकल। अब थोड़ा ये समझें कि किसी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल जो हम कहते हैं एक्सपेंशन, तो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, रो या कॉलम? आप समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा रो रहेगा किसी मैट्रिक्स में, रो ऐसे चलता है ना, तो ये रो जो है वो जब चेंज करता है तो वर्टिकली चेंज करता है ना, और कॉलम ऐसे चेंज करता है, तो कॉलम चेंज करेगा तो ये हॉरिजॉन्टली करता है। सुनने में कॉलम ऐसे लगता है, लेकिन कॉलम अगर ज्यादा होगा तो इसका एक्सपेंशन कौन ज्यादा होगा, हॉरिजॉन्टल ना। तो इसको यूं समझें कि हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ज्यादा रहेगा, वर्टिकल मतलब ऐसे ज्यादा रहेगा, और ऐसे ज्यादा कब रहेगा, जब कॉलम ज्यादा रहेगा। ऐसे ज्यादा कब रहेगा, जब रो ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से मतलब रट्टा नहीं मारना, इसको दिमाग में रख लेना है। हम लोग कह सकते हैं ये मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल कहलाएगा कब, तो अभी क्या समझे, हॉरिजॉन्टल ऐसे कब ज्यादा होगा, जब कॉलम ज्यादा होगा। कॉलम इसमें जो हमने एक लिया है रेफरेंस का मैट्रिक्स, उसमें रोज m है, m कॉलम है, तो इफ m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन m कहें या m लेस देन n कहें, एक ही बात है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल, तो इफ m इज ग्रेटर देन m, समझ सकते हैं बात को, जब रो ज्यादा होगा, पहले समझ चुके हैं, तो वर्टिकल होगा मतलब ये विस्तार ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से फिर कहते हैं
चलिए इसको देख लेते हैं। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हेडिंग लिखी दी है, सिर्फ रो लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स में सिर्फ वन रो है, मतलब सिर्फ रो दिखाई पड़ेगा इसमें, आपको इधर ज्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक एलिमेंट तो कम से कम रखना ही पड़ेगा ना। तो इसको ऐसे समझिए, रो मैट्रिक्स मतलब रो वाइज सिर्फ एलिमेंट रहेगा, कॉलम एक से ज्यादा। अब जाहिर है कि एक भी लिखेंगे तो एक कॉलम तो क्या करते हैं, कॉलम तो इसमें हो ही जाएगा जितना एलिमेंट लिख रहे हैं, लेकिन इधर एक्सपेंशन इसका होगा ही नहीं, जस्ट रो वाइज। तो इफ नंबर ऑफ रो इक्वल्स 1 तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ बात को, कॉलम जितना भी रहे रो एक ही रहेगा, और यही कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा इफ कॉलम इक्वल्स 1। सिंपल है, रो रहेगा ऐसे और कॉलम रहेगा ऐसे, सीधा ऐसे रो ऐसे। एग्जाम्पल क्या लें, आप समझ सकते हैं बात को। तो रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम। फिर नल या इसे जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, यही ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा इफ aij इक्वल्स 0 फॉर ऑल i एंड j। i j के सारे वैल्यूज के लिए, मींस इफ द टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज 2/3 so then there will be 6 elements in that matrix। तो ऑल द 6 एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब मैट्रिक्स का सारा इंट्रीज, सारा एलिमेंट्स जीरो हो जाए, तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है या नल मैट्रिक्स कहलाता है। लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो, इफ ऑल द एलिमेंट्स इज होगा आर होगा, इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इसका एक बोनाफाइड डिनोशन है, ये सब क्वेश्चन में डायरेक्ट इस बुक में मिलेगा आपको। ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स, ए नल और जीरो मैट्रिक्स ऑफ टाइप m/n is denoted as कैपिटल O और m/n। ध्यान देंगे कि जीरो नहीं है, ये O है, बोल्ड है। तो जब भी हम कोई नल मैट्रिक्स लिखेंगे ना, तो ये O थोड़ा बड़ा होना चाहिए जीरो के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्रिंट में बुक में तो छपाई की व्यवस्था है, एक बार कंपोज कर दिया तो बोल्ड ही आएगा। हम लोग लिखते हैं तो पता चला कि नल मैट्रिक्स का एग्जांपल लिख रहे हैं ऐसे, और यहाँ पर लिख रहे हैं तो बड़ा बड़ा जीरो दे रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जीरो अगर बड़ा लिखने का हम आपका हैबिट है, हमारा हैबिट है, तो हम इसको थोड़ा और बड़ा लिखेंगे। तो ये O से लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं जीरो मैट्रिक्स ऑफ टाइप m/n। आप समझ सकते हैं जीरो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या होगा, ये तो हमें पता ही है, सारा एलिमेंट जीरो होगा। अब 2/3 है तो कितना जीरो लिखना है, तो 2 रो और 3 कॉलम बनाएंगे, सबको जीरो से भर देंगे, ये वो 2/3 हो गया। वो अगर 2/2 कहते हैं तो इधर भी 2 इधर भी 2, ये 4 ही एलिमेंट रहता है, यहां से इसको इंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरह से ये नल मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि वाई नेम आप समझ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो कॉलम सेम होगा। तो अगले स्पेल में यहां तक तो जो बात हमने देखी वो समझ रहे हैं, क्या क्या देखे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी हम कुछ दूर तक जो लगातार देखेंगे टाइप्स या डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स, वो सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हम उसी एक ही बात कर रहे हैं लगातार, जिसको मिटा चुके हैं हम। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ m इक्वल्स n। लैंग्वेज में कह सकते हैं इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसमें क्या ज्यादा समझाना है, जितना रो रहेगा उतना कॉलम रहेगा। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ वेराइटी हम आगे देखने वाले हैं, जिसमें एक
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का होता है। और ट्रायंगुलरिटी जो होता है वो 4 तरह का होता है। अच्छा हुआ कि इसको पहले समझ लें हम लोग, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो ट्रायंगुलर में देखिए क्या क्या होता है। तो एक होता है अपर ट्रायंगुलर, चलिए नाम पहले यहां लिख देते हैं अपर ट्रायंगुलर। ये कब होगा ये समझ के लिखते हैं। जैसे अपर है आप समझ सकते हैं बिना बताए भी, एक लोअर ट्रायंगुलर रहा होगा, लोअर ट्रायंगुलर, और फिर यही दो बट वर्ड स्ट्रिक्टली लग जाता है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर एंड यही वर्ड स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर में लगा देंगे। अब ये कब कब कहलाएगा, ये नेम इसका ऐसा होगा, ये कब कब होगा ये समझना। इसको इस तरह से ध्यान दें कि जो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, पहली बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जितना रोज रहेगा उतना कॉलम्स रहेगा। देखिए यहां पर हम ज्यादा नहीं 3x3 टाइप का ही लेते हैं। ये जो डॉट डॉट हमने दे दिया है वहां पर कुछ एलिमेंट रखेंगे, वही समझना कौन एलिमेंट कैसे होगा तो क्या कहेंगे। होता क्या है कि ट्रायंगुलर मतलब आप समझते हैं ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो जो डायगोनल प्लेस का एलिमेंट है, थोड़ा सा स्क्वायर मैट्रिक्स में एक बात करना भूल गए, चलिए साइड में समझा देते हैं। ये अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, तो इसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 आप समझ सकते हैं। अभी जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे थे ये 3x3 टाइप का अगर है, यानी थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऐसे लिखेंगे। होता क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है और वो n/n टाइप का है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कह लेते हैं, या n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स के पास इसको थोड़ा देर के लिए होल्ड पर रखते हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल्स n, ये तो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, तो आप इसी से समझें कि इसमें हम ये सारे को डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये फॉर्म कर रहा है इसका क्या, तो डायगोनल। ऑल्दो ये भी डायगोनल है, डिटरमिनेंट में देखेंगे हम, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। लेकिन मैट्रिक्स में इसी को डायगोनल बोलते हैं, क्योंकि यही डायगोनल होता है तो यहां प्रिंसिपल सेकेंडरी नहीं लगाते हैं। डायगोनल मींस यही, और इसको इसलिए बोलते हैं कि डायगोनल जो प्लेस का एलिमेंट्स है, समझ सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। अच्छा अब ये समझिए कि रेक्टेंगुलर अगर होता है ऐसा रेक्टेंगल जो कि स्क्वायर नहीं है तो डायगोनल डिफाइन नहीं होगा। जैसे इसको अगर अभी हम मिटा दें तो समझिए कोई डायगोनल होगा जो चलेगा शुरू से यहां तक पहुंचेगा, ये देख रहे हैं ऐसे आएगा तो छूट जाएगा। डायगोनल मींस एकदम हर एक रो को एक एक जगह पर कम से कम गलत बोल दिए, हर एक रो को ठीक एक जगह पर मिलते हुए आए। और अगर 2/3 का होता तो सीधा ऐसे मिलाएंगे तो ये मतलब बीच में छूट गया। तो रेक्टेंगल अगर स्क्वायर नहीं है यानी रो कॉलम इक्वल नहीं है तो डायगोनल एलिमेंट डिफाइन मैट्रिक्स में नहीं करते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल ये हो गया। यहां पर कुछ काम की बात क्या है कि आप समझ सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट के एलोंग जो एलिमेंट है वो सारे के लिए i इक्वल्स j होता है। डायगोनल प्लेस पर जो एलिमेंट है यहां पर i इक्वल्स क्या होगा, j। जो 1 1 2 2 3 3 आगे अगर 4/4 का होता तो 4 4 होता है। इसके बाद डायगोनल प्लेस से अगर नीचे आएंगे हम तो नीचे के लेवल में जो i का वैल्यू है ये ग्रेटर देन j होगा एवरीवेयर। समझ सकते हैं, इसके नीचे आएंगे तो समझ सकते हैं कि नीचे आएंगे तो कॉलम कम हो जाएगा रो के रिस्पेक्ट में। रो दूसरा हो गया बट कॉलम पहला ही है, रो तीसरा हो गया, यहां पर मैक्सिमम कॉलम 2 ही है। तो डायगोनल प्लेस से नीचे का i बड़ा होगा j से, और इससे अगर अपर साइड जाएंगे तो इस रीजन के लिए क्या होगा, तो
तो इस रीजन के लिए आई स्मॉलर देन जे हो जाएगा, यानी इस रीजन में जे ग्रेटर हो जाएगा। डायगोनल के लेवल से ऊपर के रीजन में जो भी एलिमेंट है उसके लिए आई छोटा होगा जैसे, और नीचे का रीजन में आई ग्रेटर देन जे होगा। क्लियर है? एक बात, यह स्क्वायर मैट्रिक्स having type n by n is called, ये क्लियर है ना? इसका काम पड़ेगा आगे हमें, और क्वेश्चन में भी इस बात को समझने में जरूरत पड़ेगी। तो आई जे का पोजीशन रट्टा नहीं मारेंगे, हम समझ जाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स से नीचे का लेवल में कौन ज्यादा होगा, आई या जे, और ऊपर के रीजन में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग टाइप n by n is called n-road square matrix, n-road square matrix और nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। आप समझ सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कह दिए और एन रोड कह दिए तो ये तो पता ही है स्क्वायर में जितना रो है उतना कॉलम होगा, तो एन रोड है तो एन कॉलम भी होगा। तो ये कहने का तरीका है, लैंग्वेज में अगर मिलता है एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स इट मींस एन बाई एन टाइप का है। हम एन कॉलम भी कर सकते हैं, बट कॉलम थोड़ा सा ज्यादा डायमेंशन घेरता है ना, तो बात एक ही है। रो कहते हैं तो कॉलम के बराबर वही हो जाएगा, कॉलम कहते हैं तो भी रो यही होता, तो रोड लेते हैं। एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स या nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़ा सा ये मिस कर गए थे डिस्कस करना, यहां पर हमको जरूरत पड़ा तो याद आया कि स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल प्लेस के अलोंग जो एलिमेंट होगा वहां i इक्वल्स जे होगा, डायगोनल प्लेस से नीचे के लिए i ग्रेटर देन जे होगा, डायगोनल प्लेस से ऊपर के लिए i स्मॉलर देन जे होगा, i लेस देन जे होगा ऊपर के रीजन के लिए। अब थोड़ा सा यहां जगह चाहिए तो इसको मिटा रहा हूं मैं। अब ट्रायंगुलरिटी पर आइए। ट्रायंगुलरिटी में क्या कहता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, इसलिए ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, हमें ट्रायंगुलरिटी इसका चेक करना, कैसे करेंगे? तो ये कहता है कि डायगोनल प्लेस का जो एलिमेंट है इससे अगर इस लेवल से नीचे का सारा एलिमेंट अगर जीरो है, ये सारा एलिमेंट जीरो अगर है तो इसे हम अपर ट्रायंगुलर कहेंगे। डायगोनल प्लेस से ध्यान देंगे, नीचे का एलिमेंट सारा का सारा जीरो हो जाएगा तो अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा, नीचे का नहीं, अपर ट्रायंगुलर। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर कब होता है? जब डायगोनल प्लेस से ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो हो जाता है। डायगोनल प्लेस से नीचे का सारा जीरो होगा तो अपर ट्रायंगुलर, ऊपर का सारा जीरो होगा डायगोनल प्लेस से ऊपर का लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल प्लेस पर क्या होगा ये ध्यान देंगे, ये कुछ नहीं कर रहा है। डायगोनल प्लेस पर जीरो नहीं होगा ऐसा नहीं कर रहा है, अपने मन से नहीं समझना है। डायगोनल प्लेस पर जीरो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात कि ये सारा जीरो हो जाए और ऊपर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो जीरो नहीं हो, ये भी नहीं कह रहा है। ऊपर से हमको मतलब ही नहीं है, हमें अपर ट्रायंगुलर देखना है तो हम डायगोनल प्लेस से नीचे के एलिमेंट को देखेंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर इस पोर्शन को कवर कर दिया जाए, इसको कवर कर दिया जाए, इस एलिमेंट को देखने ही हमें ना दिया जाए, तो सिर्फ ये हाफ पोर्शन देख के हम कह सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर है। और जब हमें लोअर ट्रायंगुलर देखना है तो इधर हम इसे ढक देंगे, इस पोर्शन को देख के कह सकते हैं सब जगह जीरो है क्या? अगर है तो लोअर ट्रायंगुलर है, नहीं है तो नहीं है। इट मींस यहां पर कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। क्लियर है? कंक्लूड कीजिए। अपर ट्रायंगुलर अगर डायगोनल प्लेस को दिमाग में लाइए, उससे नीचे का जीरो होगा सारा तो अपर ट्रायंगुलर, और डायगोनल प्लेस से ऊपर का जीरो होगा तो लोअर ट्रायंगुलर। अब समझ सकते हैं जीरो नीचे है कहते हैं अपर ट्रायंगुलर, तो इसको इस तरह से दिमाग में रखिए कि अपर ट्रायंगुलर कहने का सेंस है कि मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर शेप साइज का, ये मैट्रिक्स स्क्वायर शेप साइज का है। लेकिन इस मैट्रिक्स में आपको देखने लायक बात क्या है? देखने लायक बात सिर्फ अपर ट्रायंगुलर है। ऊपर साइज का जो दो ट्रायंगल में डिवाइड करना ना डायगोनल, इसको इसमें ऊपर ध्यान देने जैसी बात है। जैसे कोई कैलकुलेशन में अगर बहुत सारा जीरो है, आप सम ही कर रहे हैं, सो मेनी जीरोस आर देयर, तो जीरो से हम बिल्कुल पास करते हैं ना, कहीं 5 7 उसको हम जोड़ते हैं, जीरो तो ऐसे ही पास करते हैं। तो कहने और जीरो पर ध्यान नहीं देते हम लोग। तो इस मैट्रिक्स का कोई भी कैलकुलेशन कुछ भी समझने के लिए जो वाइटल है, जो ध्यान देने जैसी बात है, वो अपर ट्रायंगुलर हमारा है। क्यों? चूंकि नीचे पता है जीरो है। इस तरह से दिमाग में सोच दीजिएगा, ठीक है? अपर ट्रायंगुलर मतलब नीचे जीरो, लोअर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर जीरो।
अब स्ट्रिक्टली वर्ड पर आइए। स्ट्रिक्टली वर्ड में क्या कहते हैं कि स्ट्रिक्टली अपर का मतलब नीचे तो जीरो होता ही है, अगर डायगोनल प्लेस भी इसमें जीरो होने में शामिल हो जाए, अगर डायगोनल प्लेस भी जीरो हो जाए तो ऐसे में कहेंगे मैट्रिक्स को स्ट्रिक्टली अपर। मतलब इस बार डायगोनल तक भी ढक दे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहां 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 3 जीरो रहेगा तो ये स्ट्रिक्टली लोअर हो जाएगा, और अगर यहां पर ये सब जीरो है, ये जीरो रहेगा तो स्ट्रिक्टली अपर हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपली अपर और लोअर कैसे होता है ये हम समझ ही रहे हैं, उसमें डायगोनल वाली बात को भी शामिल कर देंगे, डायगोनल का जो प्लेस का एलिमेंट्स है उसको भी जीरो कर देंगे तो वर्ड स्ट्रिक्टली लग जाएगा। इसको अपने हिसाब से दिमाग में जगह दें, ठीक है। अब इसे लिख रहे हैं, कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे टाइप n बाई n कर दिए, अंडरस्टूड है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, जितना रो उतना कॉलम कह रहे हैं। यहां पर कर देते हैं इज कॉल्ड और बारी बारी से ये अपर ट्रायंगुलर इफ, अपर ट्रायंगुलर में क्या समझे याद है ना, इस लेवल से नीचे की बात जीरो हो तो हम कह सकते हैं इफ ए आई जे इक्वल्स जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। अभी आप देखेंगे डायगोनल प्लेस से नीचे का जो लेवल है, इस लेवल में आई हमेशा जीरो से बड़ा होता है, और हम यही कहना चाह रहे हैं ना कि दीज एलिमेंट्स शुड बी जीरो फॉर बीइंग अपर ट्रायंगुलर। तो इस एलिमेंट को लैंग्वेज में ऐसे कह दिए, मतलब इस मैट्रिक्स का ए आई जे एलिमेंट जीरो होगा, सारा ए आई जे नहीं, कैसा ए आई जे, तो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। इस तरह से लोअर ट्रायंगुलर के लिए क्या कहेंगे, तो इस बार इफ ए आई जे इक्वल्स जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे, मतलब ये डायगोनल प्लेस से ऊपर की बात हो रही है। स्ट्रिक्टली अपर में क्या कहेंगे, तो स्ट्रिक्टली अपर में अपर वाली बात तो होगा ही, और साथ में क्या कहते हैं डायगोनल प्लेस का एलिमेंट भी जीरो हो, तो यहां पर आई के साथ जो जे का रिलेशन है इसमें इक्वालिटी भी लगा देंगे, इक्वालिटी लगाएंगे तो आई इक्वल्स जे का प्लेस यही होगा ना, तो ये जीरो पहले था पर में, ये भी शामिल हो जाएगा जीरो होने में। तो ए आई जे इक्वल्स जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन और इक्वल टू जे, और इसी तरह से स्ट्रिक्टली लोअर, मतलब ए आई जे इक्वल्स जीरो, स्ट्रिक्टली लोअर का मतलब समझ है ना कि ऊपर का जीरो तो था ही पहले से, और स्ट्रिक्टली वर्ड लगेगा तो डायगोनल भी शामिल हो जाएगा, मतलब फॉर ऑल आई लेस देन और इक्वल टू जे। क्लियर है। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ट्रायंगुलरिटी कितने तरह का, 4 तरह का। फिर ध्यान देंगे, आप समझ सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वही ट्रायंगुलर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो ट्रायंगुलरिटी की बात उसमें होगी नहीं, उसका ट्रायंगुलरिटी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, अब ऐसे समझ सकते हैं कि कोई जो नल मैट्रिक्स है और स्क्वायर शेप साइज का है, कोई नल मैट्रिक्स जो कि शेप साइज में स्क्वायर है, तो उसे हम कैसा ट्रायंगुलर कहेंगे, वो अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है, स्ट्रिक्टली अपर भी है, स्ट्रिक्टली लोअर भी, सब तो जीरो ही उसमें है ना। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी टाइप will have all the 4 triangularity। क्लियर है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स को आप ऐसे समझिए, स्केलर मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, तो ये कहता है कि अगर ट्रायंगुलरिटी के हिसाब से आप समझें, ऐसे इंडिपेंडेंट ही हम लिखेंगे, लेकिन ट्रायंगुलरिटी के हिसाब से समझिए तो आप ये समझिए कोई मैट्रिक्स अगर साइमल्टेनियसली अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज एट द सेम टाइम अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ध्यान देंगे, हम स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर साइमल्टेनियसली। इट मींस कि डायगोनल प्लेस के अलावा जो भी एलिमेंट उसका सब जीरो हो। फिर एक बात कह रहे हैं कि इसका मतलब डायगोनल प्लेस जीरो नहीं हो, ऐसा नहीं कह रहा है। डायगोनल प्लेस के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा है। डायगोनल प्लेस अगर हम यहां से कवर कर दें, ऐसे डायगोनल प्लेस हमारा ये कवर्ड है, सिर्फ इसको देख के हम कह सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं। यहाँ 0 0 अगर होता तो स्केलर मैट्रिक्स है, नहीं होता नहीं है। अब यहाँ क्या है, इससे हमारा मतलब ही नहीं है। यहाँ 0 भी हो सकता है, 5 रूट कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा दिमाग अपने मन से हम लोग ये हाइपोथेसिस दिमाग में डेवलप कर लेते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल प्लेस को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट 0 होता है, मतलब डायगोनल प्लेस 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कर रहा, डायगोनल के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा है। तो क्लियर है। अब इसको अगर लैंग्वेज में लिखे हम तो स्केलर मैट्रिक्स इफ
ए आई जे इक्वल्स 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। आप समझ सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स में हम डायगोनल प्लेस की बातों को छोड़ के बाकी सब अलावा जो एलिमेंट है उसको 0 चाहिए हमें, तो इसे लिख सकते हैं वैसा सारा ए आई जे इसमें 0 होगा जिस ए आई जे में आई इज नॉट इक्वल टू जे। चाहे डायगोनल प्लेस को छोड़िएगा तो बाकी किसी के लिए आई इक्वल जे नहीं होगा, इसमें डायगोनल से नीचे की बात याद आएगा चूंकि आई ग्रेटर देन जे होगा, ऊपर की बात भी आ जाएगा चूंकि आई लेस देन जे होगा। ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। हालांकि स्केलर से पहले डायगोनल देखना था, गलत लिख दी है, सॉरी। ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स गलती से स्केलर बोल दिए हम। तो डायगोनल मैट्रिक्स ये हुआ, मतलब यहां पर क्या होगा इससे मतलब हमारा नहीं है, बाकी नीचे ऊपर दोनों क्या होगा 0 होगा। अब इसे देखिए कन्वेंशन है ये डायगोनल मैट्रिक्स having diagonal elements, मान लीजिए इसको हम D1, D2, D3 n टाइप की बात कर लेते हैं, डॉट डॉट Dn है, is denoted as, ये डायगोनल मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं ए डी आई ए इक्वल्स डी आई, यहां मैट्रिक्स का सिंबल, और D1 D2 थोड़ा थोड़ा गैप पर लिख देते हैं, फिर डॉट डॉट Dn, या थोड़ा इसको आप और आसपास लिख सकते हैं, बीच में कॉमा भी दिया जाता है, दोनों कन्वेंशन चलता है। मतलब ये कि जब भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स को लिखेंगे आप समझ सकते हैं कि एक मैट्रिक्स लिखने में हमें अच्छा लंबा चौड़ा स्पेस आता है। अब अगर ये मैट्रिक्स को हम यहां पर ऐसे लिख रहे हैं, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां हम D1 D2 D3 लिख दिए, तो इस डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में हम क्या कर रहे हैं, डी आई ए लिख देते हैं, और यहां मैट्रिक्स का सिंबल और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को यहां एग्जिबिट कर देते हैं। अंडरस्टूड है कि ये थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स D1 D2 D3 है और बाकी सब एलिमेंट 0 है। चूंकि डायगोनल मैट्रिक्स में ये 0 होता है पता ही है, तो ये जगह को थोड़ा सा बचाने के लिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में, उसको दिमाग में रखेंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया जिसको कि स्केलर शुरू में गलती से लिख दिए थे। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब अपर ट्रायंगुलर भी लोअर ट्रायंगुलर भी। चलिए इसके बाद डायगोनल के बाद स्केलर, जो गलती से वहां लिखा गया था स्केलर मैट्रिक्स। अगर ध्यान दें तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का पार्ट ट्रायंगुलर है, मतलब सारा ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बट सारा स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर नहीं होगा। फिर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, सारा डायगोनल मैट्रिक्स ट्रायंगुलर होगा, कैसा ट्रायंगुलर, अपर भी लोअर भी, लेकिन सारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो एक तरह से आप समझिए तो स्क्वायर के अंदर जा रहे हैं, स्क्वायर के अंदर एक सबसेट होगा ट्रायंगुलर का, ट्रायंगुलर का भी एक सबसेट होगा क्या, डायगोनल का। और अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, तो स्केलर को आप डायगोनल के भाई अगर समझिए तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहा था, इसको छोड़ के सब 0 हो। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहेगा, इसके अलावा सब 0 हो और यहां पर जो बात हो इसके बारे में ये कहता है कि यहां पर जो भी मैटर हो वो कांस्टेंट हो, D1 D2 D3 नहीं हो। अगर D1 हो तो हर जगह D1 ही हो, यानी डायगोनल प्लेस पर एवरीवेयर सेम एलिमेंट हो। जैसे स्केलर मैट्रिक्स को अगर हम लैंग्वेज में लिखे तो वही स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा अगर ए आई जे इक्वल्स 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड सम कांस्टेंट के फॉर ऑल आई इक्वल्स जे। मतलब वैसा ए आई जे जो डायगोनल प्लेस पर है, आई इक्वल्स जे वही नोट कर रहा है ना, उस जगह पर के हो।
जबकि डायगोनल में इस पर कोई बंदिश, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कुछ भी डिफरेंट बातें हो सकती है। स्केलर मैट्रिक्स क्लियर है? हम समझ सकते हैं जो भी स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल भी होगा, पक्का होगा, क्योंकि डायगोनल क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक सबसेट, ट्रायंगुलर के अंदर डायगोनल एक सबसेट, और डायगोनल के अंदर क्या है? स्केलर मैट्रिक्स एक सबसेट। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी, या इसी को यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो वहां पर थोड़ा इस चीज को समझेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स इसका नाम क्यों करते हैं और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहते हैं। अभी जस्ट नाम से वाकिफ होंगे हम लोग। चलिए, इधर हो ही चुका है, इसको मिटा रहा हूं मैं। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से जो हमने स्टार्ट किया है ना, उस सारे को एक स्केल में दिमाग में जगह दें, थोड़ा सा अरेंज वे में। इंफॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा होता है तो उसे कैसे अरेंज करें दिमाग में याद रखने के लिए, वो भी मैटर करता है। तो एक सीक्वल में, एक सीक्वेंस में, एक लॉजिकल वे में दिमाग में डालते जाएंगे तो सुविधा होगा, कन्वीनियंट होगा याद रखने में। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है। तो अगर भाया स्केलर आप समझें तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहा था? डायगोनल के अलावा सब जीरो, और डायगोनल पर सेम एलिमेंट जो भी हो, वो 5 है तो एवरीवेयर 5, 3 है तो एवरीवेयर 3। तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में इसी चीज को क्या करता है कि इसमें जो हो स्केलर मैट्रिक्स तो ये हो ही, और डायगोनल प्लेस का जो एलिमेंट है जिसको हम कह रहे हैं एवरीवेयर सेम हो, उस सेम को भी ये कह दिया फिक्स्ड की 1 हो। यानी ये सब जीरो, और यहां पर जो के स्केलर में होता है उस के का वैल्यू भी 1 पुट कर दें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसी को यूनिट मैट्रिक्स दोनों सेम चीज हुआ, तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर इस रूप में डिफाइन करें इसको, इंडिपेंडेंट भाया स्केलर नहीं करें, ऐसे भाया स्केलर करते तो क्या करते हैं? यानी स्केलर मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट एवरीवेयर 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। Aij equals 0 for all I is not equal to j। वहां पर k कहे थे, यहां पर k का वैल्यू 1 कर देंगे, for all I equals j। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो फैमिली होगा वह स्केलर मैट्रिक्स के फैमिली का सबसेट होगा। इसमें भी एक कन्वेंशन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is डिनोटेड एज, इसे कैपिटल IN से डिनोट करने की परिपाटी है, कन्वेंशन है। क्लियर है ना? अगर nth ऑर्डर का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो nth ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लिखेंगे, इसका ये सारा प्लेस पर 1 होगा और बाकी सब जीरो होगा, उधर इधर भी सब जीरो होगा, तो ये लिखा जाएगा IN से। जैसे अभी अगर हम कहें कि फर्स्ट ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर में तो क्या डायगोनल क्या बिना डायगोनल सब तो सेम ही है ना, एक एलिमेंट रहेगा तो 1 होगा। अगर I2 की बात करें तो I2 2 रो 2 कॉलम, यहां 1 होगा, यहां भी 1 होगा, बाकी 0 होगा, बाकी ये 2 जगह है। अगर I3 की बात करें, I3 क्या होगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सिंबलाइज करने का वे है। अब थोड़ी सी बात टाइप्स, अभी इसको यहीं छोड़ते हैं, बाकी और प्रॉपर्टी के हिसाब से देखेंगे आगे मैट्रिक्स का कुछ और, सिमेट्रिक स्क्यूसिमेट्रिक, अभी उसकी बात नहीं करें, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसके बाद वो आएगा। अभी थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ये तो सारा टाइप हो गया मैट्रिक्स का। अब जैसे कोई मैट्रिक्स है तो वो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, ये समझना, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो सिंपल बात है कि ये एक चूंकि सजावट है, ये रहे है, तो सजावट में आप क्या समझते हैं? जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप समझते हैं कि उसमें जब अरेंज की बात करते हैं, करने का, अरेंज करने की बात, अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो
उसमें हल्का भी अगर फेरबदल करेंगे तो वो पहले वाला अरेंजमेंट नहीं माना जाएगा। और ये रेक्टेंगुलर एरे है, देयरफॉर सिंपल बात है कि कोई भी दो मैट्रिक्स सेम होगा, इक्वल होगा, ये तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स डिट्टो सेम रहेगा। डिट्टो पूछते हैं ना, सेम, एक्जैक्टली सेम, मींस कि पहली बात दोनों का शेप साइज सेम हो। अगर मैट्रिक्स A 2/3 टाइप का है तो मैट्रिक्स B भी 2/3 टाइप का ही हो। दूसरी बात कि ये तो सिर्फ टाइप का मामला हुआ, मैट्रिक्स A में कहीं से रैंडमली कोई एलिमेंट लें तो उसी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो B में होगा उसी प्लेस का वो बराबर हो। मींस इसका ये बराबर हो, 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 जो भी एलिमेंट है एवरीवेयर प्लेस वाइज ये इक्वल हो। लैंग्वेज में से क्या कहेंगे, टू मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल इफ, अगर कंडीशन वाइज कहें, इफ फर्स्ट टाइप ऑफ A इक्वल्स टाइप ऑफ B एंड सेकेंड एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू corresponding एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B। एनी एलिमेंट ऑफ, पता नहीं सेट शायद बोल दिया, एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज सेम, इज इक्वल टू द corresponding एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B। ये तो लैंग्वेज हुआ। महत्वपूर्ण बात क्या होगा कि A और B बराबर होगा, दोनों का टाइप सेम हो और इसका हर एक जगह का एलिमेंट जो इसका corresponding काउंटर पार्ट होगा B में उसके इक्वल हो। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस लेट A इक्वल्स Aij M/n, मान लीजिए B इक्वल्स BXY कहते हैं P/Q, ये दो मैट्रिक्स है। We say A equals B if number one type of A is equal to type of B. It means M cross M should be equal to P cross क्या Q। समझ सकते हैं ये सेम टाइप का मतलब क्या हो, M equals P, N equals Q। दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M equals P एंड N इक्वल्स Q। क्लियर है ना? आप समझ सकते हैं ये जो है ऑर्डर्ड, यहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्रॉस है, N को इधर नहीं कर सकते। तो कोई भी, जैसे आप रिलेशन में पढ़े थे, ऑर्डर पे AB है CD बोथ आर इक्वल, इट मींस A इक्वल्स C, B इक्वल्स D। वैसे M क्रॉस N इक्वल्स P क्रॉस Q, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन M इक्वल्स P एंड N इक्वल्स Q। एंड सेकेंड Aij इज इक्वल टू Bij। अब तो ये सेम हो ही गया, M क्रॉस N इसके बराबर है, क्या क्या कहें हम, लिखते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज और शॉर्ट करके, AB की चर्चा ही नहीं करते हैं। समझ तो आप गए, ये हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको लैंग्वेज, थोड़ा और सिंपल। A equals B, this imply number one and in return imply type of A equals type of B and number two any element of A। हम एनी की बात कर रहे हैं, मीन्स कोई खास नहीं, कोई हो सकता है, मतलब सब हो सकता है। एनी एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द corresponding एलिमेंट ऑफ बी। अब टाइप सेम हो ही गया और इसका कोई सा एलिमेंट उसके उसी एलिमेंट के इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो शेप साइज इसका वो शेप साइज इसका। अगर ये 2/3 टाइप का है तो ये भी 2/3 टाइप का होगा। और सेकेंड बात देखेंगे, दिस आपस में इक्वल हो, दिस टू इक्वल्स दिस टू, दिस टू, दिस टू, दिस टू।
तो अगर हम दो मैट्रिक्स इक्वल कहते हैं, उससे रिलेटेड कोई सिचुएशन दिया हुआ है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे यहां हम x प्लस वाई कहते हैं, 5 कहते हैं, p कहते हैं, चलिए यहां p प्लस q कहते हैं, यहां पर 3 कह लेते हैं, 3, यहां पर 5 कह लिए, यहां पर 5 कह लिए, यहां पर 5 कह लिए, यहां पर 3 कह लिए, यहां पर 3 कह लिए ना, 7 कह लिए, 7, हाँ ठीक है, यहां पर 3 कह लिए, यहां पर 3 कह लिए, यहां पर 0 कह लिए। मान लीजिए अभी पता नहीं, हम फ्रेम करने का प्रयास किए हैं, ठीक ही होगा या नहीं होगा तो देख लेंगे, कहेंगे बराबर नहीं होगा तो। तो आप इसे देखें कि अगर हम कहते हैं these two matrices are equal, तो then find the value of x, y, p and q। x, y, p और q का वैल्यू निकालिए, है ना। थोड़ा एक एक्स वाई के लिए भी एक बात कर लेते तो बेहतर होता है। ऐसा करते ना, यहाँ एक्स माइनस वाई कर देते हैं, ऐसे एक्स वाई का बहुत सारा माना सकता है। अब हम समझते हैं, सही है। आप देख सकते हैं कि जो जगह पर दोनों में एक मतलब वेरिएबल एलिमेंट नहीं है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 5, ये तो ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो p प्लस क्यू है, x प्लस वाई है, 5 है। जैसे मैं क्या करूं समझेंगे, ये 5 है और यहाँ अगर हम 6 देते, तो क्या आप ये पी क्यू एक्स वाई के बारे में कभी सोचते हैं क्या ये कभी इक्वल हो सकता है क्या? एक एलिमेंट आप साफ देख रहे हैं ना कि इक्वल नहीं है, सही है ना। बट यहाँ हमने 5 रखा है, तो एक यही ना कर सकता था कि बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर यहीं से खारिज करते कि एक्स वाई पी क्यू कुछ भी रखेंगे इक्वल नहीं होगा। बट अभी पॉसिबिलिटी तो है, क्यों है? क्योंकि कोई भी दो जगह का एलिमेंट एट ए ग्लांस अनइक्वल है, ऐसा तो हम नहीं देख पा रहे हैं। अब अगर ये इक्वल है तो आप समझ सकते हैं, इक्वेशन फ्रेम करेंगे, x प्लस वाई शुड बी क्या, 5। चलिए पहले यही लिख लेते हैं, x माइनस वाई शुड बी क्या, 3। इधर लिखते हैं फिर p इक्वल्स क्या, 3। यहां से लिखते हैं p प्लस q इक्वल्स क्या, 7। क्या ये सारे से x y p q का मान निकल सकता है? वैल्यू निकल सकता है। यहां से x का वैल्यू 4, ये दोनों को सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स 4 और y इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1। सही है ना, x 4 y 1, ठीक तो है। और ये दोनों से p का वैल्यू तो डायरेक्ट निकला हुआ ही है, p इक्वल्स 3 और p का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 मतलब 4। जवाब क्या हुआ, बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, इज इट पॉसिबल? पहला जवाब क्या, ये पॉसिबल है। नाउ व्हेन पॉसिबल होगा, कब होगा, तो व्हेन x इक्वल्स 4, y इक्वल्स 1, p इक्वल्स 3 एंड q इक्वल्स 4। ये चारों इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम होना चाहिए, इसमें एक भी गड़बड़ होगा तो इक्वल नहीं रहेगा। क्लियर है? तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में कुछ ऑपरेशन देखेंगे इसमें।